अच्छा, ये आपको पता है कि सेक्शन ए में आपके पास 7 to 8 क्वेश्चंस होते हैं और ये सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। और फिर उसके बाद सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको कोई से 2 आप कर सकते हैं, उसमें आपके पास चॉइस होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। इसमें कह रहे हैं आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन, आंसर इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। A cyclist travels along a straight horizontal route as shown in figure 1.1. Describe how the average speed of the cyclist can be measured. In your account, suggest what equipment is used, the measurements that are made, and how the average speed is calculated. सबसे पहले तो ये बताएं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमने साइक्लिस्ट की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो हमें डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का। और डिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए मैं सिर्फ पॉइंट्स में यहाँ लिखूंगा, आप आंसर उसका फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जहाँ ज़रूरी होगा मैं पूरा आंसर भी लिख दूंगा। तो आप उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है, मीटर रूल, या उससे भी अच्छा है कि अगर आप यूज कर लें मेजरिंग टेप, उससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मेजरिंग टेप इसमें सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगी। और सेकेंडली, टाइम को आप किससे मेजर करेंगे? टाइम आप जी स्टॉप वॉच से मेजर कर लेंगे। तो ये 2 क्वांटिटीज मेजर हो जाएंगी और फिर इनसे आने वाली जो 2 कैलकुलेशन, जो वैल्यूज हैं, उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। यानी हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट रीडिंग आएगी डिस्टेंस की, उसको डिवाइड करेंगे सेकंड रीडिंग ऑफ द टाइम से। तो इस तरह आपकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। ये आपने आंसर लिख दिया, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। पहला मार्क इसमें मिलेगा कि आपने डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया। दूसरा, आपने टाइम कैसे किया, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया। और थर्ड ये कि डिस्टेंस को आपने डिवाइड करना है टाइम से, तो उस पे आपके 3 मार्क्स का काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं फॉर पार्ट of the journey the cyclist has a constant negative acceleration. State what is meant by a negative acceleration. जी, नेगेटिव एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? जी, डिसेलरेशन को, रिटार्डेशन को। और अगर हम उसको सिंपल वर्ड्स में बताना चाहें तो ये असल में डिक्रीजिंग स्पीड होती है या डिक्रीज इन स्पीड होता है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग स्पीड या डिसेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, कि जिसमें फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से कम होती जाती है। ओके, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि जी डिक्रीज इन वेलोसिटी भी कह सकते हैं। वेलोसिटी भी डिक्रीज जो होगी ना, वो स्पीड के डिक्रीज होने से ही होगी। सिर्फ डायरेक्शन के चेंज से कोई चीज नेगेटिव एक्सेलरेशन उसमें नहीं आता। अगर स्पीड कांस्टेंट है और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो डिसेलरेट नहीं करता, वो एक्सेलरेट ही कर रहा होता है। हाँ, जब तक स्पीड नहीं डिक्रीज होगी ऑब्जेक्ट के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं आएगा। The size of the acceleration is 1.8 meter per second square. Calculate the change in speed of the cyclist in a time of 2.5 seconds. अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला है ना एक्सेलरेशन का, वो होता है एक्सेलरेशन इज चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। तो आपको चेंज इन स्पीड कैलकुलेट करना है तो आप ए की तरफ टी को मूव कर देंगे। ए की वैल्यू 1.8 है और टाइम की वैल्यू 2.5 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके? जी, क्या आंसर आ रहा है? 4.5। तो 4.5 मीटर्स पर सेकंड ये चेंज इन स्पीड का आंसर आ गया। और सिंस ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही है तो हमें इसको कोई राउंड ऑफ करने की या कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहे हैं कि फिगर 2.1 shows a man pushing a heavy box with a force P. A frictional force F acts on in a horizontal direction. तो P आपको नजर आ रहा है जो उसकी फोर्स है जिससे वो उसको पुश कर रहा है, और नीचे आपको एक एरो F में नजर आ रहा है जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के तौर पे शो हो रहा है। The forces on the box are balanced and the box is stationary. What is meant by balanced forces? जी, balanced forces का क्या मतलब होता है? Both forces are equal, no resultant force acts on the box. सही है। तो हम यूं कहते हैं कि when there is no resultant force, the forces are balanced. ठीक है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि all the forces are equal and opposite in direction. तो इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेस हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं। ठीक है, इस वजह से फोर्सेस बैलेंस हो गई हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई है। द फ्रिक्शनल फोर्स इन फिगर 2.1 does not produce any heating effect. State what must happen for the frictional force to produce heating. जी, हीटिंग कब प्रोड्यूस होगी इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से? इरेगुलर सरफेस, वो तो अभी भी इरेगुलर ही होगी, हीटिंग इफेक्ट कब आएगा? देखें, आपने नोट किया कि ये जो बॉक्स है ना, ये अभी स्टेशनरी है, ये एक जगह रुका हुआ है, तो इस वजह से हीटिंग इफेक्ट नहीं है। सही है। हाँ, जब बॉक्स मूव करेगा, व्हेन द बॉक्स मूव्स और स्लाइड्स ओवर द सरफेस, तो फिर वो हीटिंग इफेक्ट भी फ्रिक्शन की फोर्स प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट आता है रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट की वजह से। तो बॉक्स और जिस सरफेस पे वो रखा हुआ है वो दोनों रफ हैं, तो जैसे ही वो मूव करेगा तो आपके पास हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम बीइंग स्टेशनरी, describe one other possible state of motion of the box when the forces are balanced. तो वो होगा जब आपके पास, अगर वो स्टेशनरी नहीं है तो फिर वो बैलेंस फोर्सेस के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी मूव कर सकता है। ठीक है, हम कांस्टेंट स्पीड नहीं कह रहे, हम कांस्टेंट वेलोसिटी कह रहे हैं। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपके पास स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन दोनों सेम है, सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद है when P is equal to 100 Newton and F is equal to 85 Newton, the box accelerates. The mass of the box is 25 kilogram. Calculate the acceleration of the box. अच्छा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ना नेट फोर्स चाहिए होगी। सही। और नेट फोर्स हमें कैसे मिलेगी? हम ग्रेटर फोर्स जो कि 100 न्यूटन है, बॉक्स को मूव करवा रही है, उसमें से 85 न्यूटन की फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमें मास यहाँ पे ये गिवन है और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। सो F इज इक्वल टू ma और एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास, सो 15 डिवाइडेड बाय 25 kg। इससे आंसर आ जाएगा जो कि 3/5 है, और 3/5 का मतलब होगा कि 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई इसमें कंफ्यूजन, कोई और क्वेश्चन? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में a passenger in an aircraft closes a plastic bag with some air inside as shown in figure 3.1. Explain how the molecules of air in the bag exert a pressure on the inside of the bag. जी, molecules कैसे pressure exert करेंगे?
air molecules collide, right? Air molecules are in a state of continuous motion. They will collide with the walls of the bag, and that force taken per unit area, the normal force exerted by the molecules taken per unit area, will give us the pressure exerted by the air molecules. ठीक है, तो सबसे पहली बात सही है, कोलिजन होगा। कोलिजन का मतलब है कि फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स per unit area will give the pressure exerted by the gas molecules on the bag from inside, ठीक है। नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है? नॉर्मल यहाँ पे किसको शो कर रहा है? नॉर्मल का मतलब है यहाँ पर कि हम वो फोर्स लेना चाह रहे हैं जो सरफेस के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे अप्लाई हो रही है, सही। प्रेशर के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक वॉल है, इसके ऊपर जो फोर्स 90 डिग्री के एंगल के साथ लगेगी ना, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया विल गिव द प्रेशर। लेकिन अगर कोई फोर्स इस पे एंगल के साथ लग रही है एट सम एंगल अदर देन 90 डिग्री, तो फिर हमें इस फोर्स के ना दो कंपोनेंट्स बनाने होंगे। एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये आपको प्रेशर बताएगा और ये प्रेशर में यूज होगा। तो प्रेशर हमेशा नॉर्मल फोर्स से कैलकुलेट किया जाता है, वो फोर्स जो किसी सरफेस के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट करे। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि व्हेन द बैग इज क्लोज्ड द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द एयरक्राफ्ट इज 80 kilopascals and the bag contains 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। ठीक है, देखें ये आपको एक प्रेशर गिवन है और ये आपको एक वॉल्यूम गिवन है। When the aircraft is on the ground, the pressure of the air inside the aircraft is 100 kilopascals. ये आपको दूसरा प्रेशर गिवन है, इसको मैं P2 कर देता हूँ। Calculate the volume of the air inside the bag when aircraft is on the ground. ठीक है, इसको मैं V1 कह देता हूँ और जो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है वो हमारा V2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है जो प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करता है? जी बिल्कुल, तो हम लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, अब आपने यहाँ पर P1 पुट किया 80, V1 आपने पुट किया 500, P2 आपने पुट किया 100 और V2 आपने कैलकुलेट करना है। सो V2 विल बी इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 5, 400 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें यूनिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए बगैर भी ना आपका आंसर सही आ जाएगा, वरना अक्सर जगहों पे हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अच्छा, लास्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि स्टेट 2 assumptions that you made in your calculation in part B1। नंबर 1, जब भी प्रेशर और वॉल्यूम की बात होगी ना और हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो हम यूज़ करेंगे, तो एक assumption तो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि नो गैस और मॉलिक्यूल्स escape from the bag। ठीक है, क्योंकि अगर बैग में से एयर कम या ज़्यादा हो गई तो मास ऑफ द गैस चेंज हो जाएगा और मास ऑफ द गैस चेंज होने से ये जो लॉ है ये फर्दर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो क्वांटिटी ऑफ द गैस भी सेम रहनी चाहिए और ये भी लिख सकते हैं कि नो फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये सारे रिलेशन जो है ना आइडियल गैस के लिए होते हैं और आइडियल गैस वो होती है जिसमें आइडियली हम ये अजम्पशन करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं है। ये बॉयल्स लॉ है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि अ वुमन डज वर्क एज शी रेजेस
a flag by pulling downwards on a rope. This is shown in figure 4.1. Define what is meant by work done. Work done किसको कहते हैं? जी, the product of force and the distance moved in the direction of force is called work done. ठीक है, ये वर्क डन की डेफिनेशन है जी. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस अगर लिखेंगे ना तो उसमें एक मार्क कम मिलेगा. इस डिस्टेंस को क्वालिफाई करना है आपको, फर्दर बताना है. तो ये डिस्टेंस कोई सा भी डिस्टेंस नहीं होगा, इट इज द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तब सही होगा. जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स में ना हमें बताना होता है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बिटवीन द पिवट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो वहां पे डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पे डिस्टेंस को फर्दर क्वालिफाई करने की जरूरत है. नहीं, वो मोमेंट ऑफ फोर्स में होता है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोर्स है ना, वो वहां होता है. वर्क डन के अंदर आपके पास क्या होता है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई और इस ऑब्जेक्ट ने इसी फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर किया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट वर्क डन कहलाएगा. लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल ये एक स्केल है, इसको आपने यहाँ से फिक्स किया हुआ है, आपने यहाँ पे फोर्स लगाई और इसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, तो अब ये वर्क डन नहीं है, ये मोमेंट ऑफ द फोर्स है. इसमें आप ये करेंगे कि अपने पिवट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है ना, वो यहाँ पर यूज करेंगे इस फॉर्मूले में. ये आपका डिस्टेंस अलग होगा. तो वर्क डन एक अलग चीज है, मोमेंट ऑफ फोर्स एक अलग चीज है, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. अच्छा, उसके बाद है द मास ऑफ द फ्लैग इज 0.35 किलोग्राम एंड द फ्लैग इज रेज्ड थ्रू अ हाइट ऑफ 6 meters. The gravitational field strength G is 10 Newton per kilogram. Calculate the increase in gravitational potential energy of the flag. तो GPE का फॉर्मूला क्या होता है? जी बिल्कुल, mgh. अच्छा, m आपके पास है 0.35, g आप 10 लेंगे और h आपके पास 6 है. तो देखें क्या आंसर आ रहा है तीनों को मल्टीप्लाई करके. 215. 21 आ रहा है. सो आंसर आपके पास आएगा 21 जूल्स. ठीक है, चलें. इसके बाद सजेस्ट एंड एक्सप्लेन अ रीजन व्हाई द वर्क डन ऑन द रोप इज लार्जर देन द वैल्यू कैलकुलेटेड इन पार्ट बी. जी, अब ये तो वो है ना जो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ द फ्लैग होगा. ठीक है, अब जो वुमेन को फोर्स लगानी पड़ेगी या वर्क डन करना पड़ेगा वो इससे ज्यादा होगा. ज्यादा क्यों होगा? रीजन उसकी है कि उसकी सारी एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज नहीं होगी. सही, तो कुछ ना कुछ एनर्जी फ्रिक्शन या हीट में चेंज हो रही होगी या वेस्ट हो रही होगी. ठीक है, इसी तरह से उसकी जो एनर्जी है वो वेट ऑफ द रोप को लिफ्ट करने में भी यूज हो रही है. उसके अपने आर्म्स भी मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट में भी एनर्जी लग रही है. ठीक है, और भी यानी हैं रीजंस. ठीक है, अब जैसे जब वो रोप को मूव कर रही थी ना, तो रोप जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी उसमें आ रही थी, तो रोप की मूवमेंट से ही फ्लैग ऊपर जा रहा था. और
ये सारी रीजंस हैं, तो कोई सी दो रीजन आप लिख दें, सही। तो उसकी जो एनर्जी है, इट इज आल्सो कन्वर्टेड इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोप। तो रोप तो मूव कर रही है, तो इस तरह उसकी जो एनर्जी एक्सर्टेड है वो सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लैग में चेंज नहीं होगी, कुछ और जगहों के ऊपर भी कंज्यूम होगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अ स्टूडेंट हैज 3 resistors, each resistor is labeled 3.9 ohms 3 watt, ठीक है। 3.9 ओम उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है और 3 वॉट उसकी पावर की वैल्यू है। She checks the value of the resistance of one of the resistors. In the space below, draw a circuit diagram of a circuit that she can use to find the resistance. Include a battery, a variable resistor, a voltmeter, and an ammeter in the circuit. जी, सबसे पहले देखें, आपको ना एक बैटरी चाहिए। ये बैटरी बन गई। इस बैटरी के बाद आप यहाँ पर एक एमीटर लगाएंगे। एमीटर के बाद आप एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाएंगे। फिर उसके बाद आप एक दूसरा रेजिस्टर लगाएंगे और फिर आप सर्किट को कंप्लीट करेंगे और जिस रेजिस्टर की वैल्यू आपको चाहिए या जिसकी वैल्यू आपको चेक करनी है उसके पैरेलल में आप वोल्ट मीटर लगाएंगे ताकि आप उसका वोल्टेज मेजर कर सकें, ठीक है। तो अब आपको पता है कि आपने टोटल वोल्टेज क्या रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप 12 वोल्ट्स की बैटरी यूज करते हैं, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है वो आपको पता है। ये वेरिएबल रेजिस्टर है, इस पे क्या वैल्यू आपने सेट की हुई है, सही है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर 2 ओम्स की वैल्यू सेट की हुई है और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस वोल्टेज जो है ना वो इन दोनों, तो इस तरह का ना सर्किट हम यूज करेंगे। अच्छा, अब ये ना अरेंजमेंट हम पैरेलल में नहीं बना सकते, क्योंकि पैरेलल में अगर हम बनाते हैं ना तो हमें एक वेरिएबल रेजिस्टर ऊपर या नीचे कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने नीचे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपने 12 वोल्ट्स की बैटरी यूज की है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज तो 12 वोल्ट्स ही रहेगा, ये तो हमें पता है। लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि हम वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। तो वोल्ट मीटर की तो पैरेलल सर्किट में तो यूज करने की कोई वजह नहीं बनेगी ना, क्योंकि पैरेलल सर्किट है और दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। हाँ, अगर आप उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज दोनों में डिवाइड होगा और फिर आप वोल्ट मीटर को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे कि जिस रजिस्टर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, चेक करनी है, उसके अक्रॉस आप वोल्ट मीटर लगा लें। फिर एम मीटर भी यूज होगा इस तरह से कि एम मीटर आपको टोटल करंट जो पूरे सर्किट से फ्लो कर रहा है ना उसकी वैल्यू बता देगा। तो आप करंट की वैल्यू एम मीटर से लें, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से लें और V इज इक्वल टू आई आर का रिलेशन यूज करके आप इस रेजिस्टर की वैल्यू दोनों की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर वेरिएबल रेजिस्टर है तो उसमें आप कम ज्यादा वैल्यू कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि इस वेरिएबल रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो चेंज होगा, लेकिन करंट दोनों में से सेम ही पास होगा। तो वो जो फिक्स रेजिस्टर है ना उसकी वैल्यू सेम रहेगी। जी, समझ में आ गया? कोई चीज पूछनी है तो पूछें। ओके, समझ नहीं आया, ठीक है। अच्छा देखें, शुरू से मैं बताता हूँ।
एक स्टूडेंट है, उसके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, हर रेजिस्टर के ऊपर 3.9 ओम्स और 3 वॉट ये रेटिंग लिखी हुई है। She checks the value of the resistance of one of the resistor. वो ये चेक करना चाह रही है कि रेजिस्टर में जो वैल्यू ऊपर लेबल पे लिखी हुई है वो सही भी है या नहीं। अब वो क्या करे, उन्होंने कहा है कि in the space below draw a circuit diagram of a circuit that she can use to find this resistance. आपको क्या करना है, you should include a battery, a variable resistor, a voltmeter and an ammeter in the circuit. मैंने सर्किट कहाँ से शुरू किया था, बैटरी से। सबसे पहले हमने एक बैटरी बना दी। अब बैटरी की कोई वैल्यू होगी, मैंने फॉर एग्जांपल 12 लिख दिया ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, आपने कोई वैल्यू नहीं लिखनी। एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, तो इसके बाद मैंने एम मीटर कनेक्ट किया ताकि मुझे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट पता चले। उसके बाद मैंने वेरिएबल रेजिस्टर यूज किया। वेरिएबल रेजिस्टर वो रेजिस्टर होता है जी, ये सेल बनाए या बैटरी, कोई भी कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। बैटरी भी यही है, अगर आप उसको डबल करना चाहें डबल कर लें, तो वो कोई इशू नहीं है, सिंगल सेल भी बैटरी होती है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्ट किया और फिर ये वो आपका रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू ना आपको चेक करनी है। तो आप क्या करेंगे, वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगाएंगे ताकि इसके अक्रॉस डेवलप होने वाला वोल्टेज आपको पता चल जाए, और जो एम मीटर आपने लगाया हुआ है वो आपको इस पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट बता देगा। तो वोल्ट मीटर जो कि इसका वोल्टेज बता रहा है उसको यूज करें, करंट की वैल्यू को यूज करें, आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, बाकी सीरीज के अंदर आपको याद होना चाहिए कि वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम रहता है। करंट इसलिए सेम रहता है कि करंट के पास फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है, तो जितना भी करंट होगा सारा इसी में फ्लो करेगा। और वोल्टेज डिवाइड होता है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, तो 1 बाय 1 वोल्टेज डिवाइड होगा। वेरिएबल रेजिस्टर इसलिए होता है कि हम अपनी मर्जी से ना इसकी एक वैल्यू सेट कर सकते हैं और फिर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हम उसके साथ सीरीज में लगाएंगे ताकि वोल्टेज दोनों पे डिवाइड हो, टोटल वोल्टेज। अब दूसरे वाले पे कितना आ रहा है वो हम वोल्ट मीटर से चेक कर लेंगे बस। इसका भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस हमें पता है और करंट पता है, तो कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वो भी हमें पता चल जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर से। वरना आपके पास दो ही कंपोनेंट्स हैं, इसके वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आ रही है उसको आप 12 में से सब्ट्रैक्ट करें, आपको बाकी का वोल्टेज जाहिर इसी के अक्रॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो एक सीरीज सर्किट बनेगा जिससे हम ये वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमने जो भी रजिस्टर पे लेबल पे वैल्यू लिखी है वो सही है या नहीं। अब ये कह रहे हैं कि व्हेन द सर्किट इज टर्न्ड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज 4.2 वोल्ट्स। ये वाला देखें, यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिल रही है ना अक्रॉस दिस रजिस्टर वो 4.2 वोल्ट्स मिल रही है, एंड द करंट इन द रजिस्टर इज 1.2 एम्पेयर्स। और इसमें से जो करंट पास हो रहा है जो कि असल में इस एमीटर की रीडिंग होगी वो 1.2 एम्पेयर्स है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, तो हम इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर, और वोल्टेज या रेजिस्टर वुड बी वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। वोल्टेज इज 4.2, करंट इज 1.2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 42 डिवाइडेड बाय 12 जी 3.5 ओम्स, ये वैल्यू आ रही है 3.5 ओम्स। चले, अब ये अब जरा चेक करें आपके पास है ना, बल्कि ठीक है आगे चलते हैं। शॉर्टली आफ्टर द सर्किट इज टर्न्ड ऑन the resistor overheats and gives off smoke. Explain why it overheats. Include a calculation in your answer. जी, तो ये ओवरहीट क्यों हो रहा है, उसकी रीजन ये हो सकती है कि वोल्टेज और करंट और पावर तीनों में से कोई भी चीज, इसकी जो रेटिंग है ना
उससे ज्यादा होगी, तो ये उसको बेयर नहीं कर पा रहा। सही। अच्छा, अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहें आपके पास इसमें जी, अब हमें इसमें ना कैलकुलेशन करनी होगी। इसमें कैलकुलेशन करके हमें बताना है कि इसमें क्या चीज़ हाई हो रही है। जी, तो इसका इसकी रेजिस्टेंस और करंट से भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं ना, पावर इज वी आई और आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अच्छा, अब देखें इसकी जो रेटेड पावर है ना वो 3 वॉट की है, ये जहन में रखें। ठीक है। अच्छा, अब देखें करंट इसमें से कितना फ्लो कर रहा है, 1.2। 1.2 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है 3.5 की। क्या आंसर आ रहा है? या यूं ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम जो है ना पावर मल्टीप्लाइड बाय ये वाला रिलेशन यूज करके ना हम ये बता दें कि इसमें से मैक्सिमम करंट कितना पास होना चाहिए। तो P डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू आई स्क्वायर। पावर 3 वॉट की है, रेजिस्टेंस 3.5 है, तो आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 3.5 से आंसर आ जाएगा 0.85। अच्छा, तो इसका मतलब हो गया 0.85, ये आई स्क्वायर का आंसर है। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो 0.925 बन गया। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो इसका मतलब है कि इसमें से करंट 0.9 एम्पियर्स मैक्सिमम पास होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी पावर रेटिंग के मुताबिक इसका मैक्सिमम करंट होना चाहिए, जबकि करंट जो पास हो रहा है ना वो 1.2 एम्पियर्स का पास हो रहा है। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, वी स्क्वायर अपॉन आर, और P इंटू आर से वी स्क्वायर आ जाएगा। तो पावर उसकी 3 है, रेजिस्टेंस 3.5 है। इससे आप देख लें कि इसका मैक्सिमम वोल्टेज बियरेबल क्या होगा। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं 3 इंटू 3.5 तो ये आ जाएगा 10.5। ठीक है, और अगर मैं स्क्वायर रूट भी कर लूं तो 3.2, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो मैक्सिमम है ना वो 3.2 होना चाहिए, जबकि इसके अक्रॉस वोल्टेज जो डेवलप हुआ हुआ है वो 4.2 हुआ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा, यहाँ से हम इसकी पावर भी निकाल सकते हैं। इसके अक्रॉस जो पावर है वो भी एक्सीड कर रही है। ठीक है, और इस ये मैक्सिमम जो करंट इसके अक्रॉस होना चाहिए वैल्यू उससे ज़्यादा है। इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज होना चाहिए एक्चुअल वैल्यू उससे ज़्यादा है। तो जाहिर है पावर ज़्यादा डेवलप हुई हुई है ना। अभी तो हम ये चेक कर रहे हैं वैल्यूज पुट करके कि इसके अक्रॉस पावर कितनी डेवलप हुई हुई है। तो अगर मैं 1.2 का स्क्वायर करूं और मल्टीप्लाई इसको कर दूं 3.5 से, तो देखें 5.04 की पावर इसके अक्रॉस डेवलप हुई है, जबकि इसकी पावर रेटिंग 3 वॉट्स की है। तो इन तीन में से कोई एक काम आप कर लें, या तो आप इसकी डेवलप्ड पावर कैलकुलेट करके आंसर में लिख दें, ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे वी आई, ये पावर जनरेटेड के लिए होता है। तो आप या तो ये यूज करें या ये यूज करें।
और इससे आप कंपेयर करके बताते हैं कि इसकी पावर रेटिंग 3 वॉट की है जबकि 5 वॉट की पावर है, तो इस वजह से वो स्मोक कर गया। या आप ये वाला मेथड यूज करें कि उसकी पावर वही वाली रखें जो उसकी रेटेड पावर है और इस रेजिस्टेंस पे आप उसका करंट कैलकुलेट करें, तो ये आपको वो मिल गया करंट जो कि वो मैक्सिमम बेयर कर सकता है। फिर आप कंपैरिजन करके बताते हैं कि सिंस 1.2 एम्पियर्स इज पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाई इट ओवरहीटेड एंड इट गिव्स ऑफ स्मोक। या फिर आप वोल्टेज को भी इसी कैलकुलेशन में यूज करके सेम तरह से आंसर दे सकते हैं। तो इन तीन में से कोई एक कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। तीन में से कोई एक आर्ग्यूमेंट अपनी कैलकुलेशन में लेकर आप अपनी जो उसकी वजह है ना वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलें। चलें, अभी कह रहे हैं द अदर टू रेजिस्टेंस आर आल्सो labeled 3.9 ohms 3 watt. The first resistor is now removed and the student connect these other two resistors in series to the potential difference of 4.2 volts. जी, उससे आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन हम ना P इज इक्वल टू वी आई पावर जनरेटेड में यूज करते हैं, पावर कंज्यूम्ड में नहीं यूज करते। तो रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टर वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि पावर कंज्यूम करता है, पावर जनरेट नहीं करता। इसलिए ये तरीका सही नहीं है कि आप इसको ना वी आई से कैलकुलेट करें। अच्छा, अब उसने क्या किया कि बाकी दो रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया सीरीज में विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4.2 वोल्ट्स। एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर दीज रेजिस्टर्स ओवरहीट और नॉट। अब ये बताएं कि सेम वोल्टेज जो पहले एक रेजिस्टर पे अप्लाई हुआ हुआ था, अब उसने दोनों को ना इस तरह से सीरीज में कनेक्ट करके इस वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है, तो अब ये ओवरहीट करेंगे या नहीं? तो सीरीज के अंदर याद रखें कि आपके पास जो है ना नहीं, ओवरहीट नहीं करेंगे, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। और दो इक्वल रेजिस्टर्स है ना, तो दोनों के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो 4.2 का हाफ एक रेजिस्टर के अक्रॉस, 4.2 का दूसरा हाफ दूसरे रेजिस्टर के अक्रॉस। और हम देख चुके हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज जो ये बियर कर सकता है वो 3.2 वोल्ट्स है, जबकि यहाँ पर जो वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रहा है वो 2.1 वोल्ट्स है। तो इस वजह से ये ओवरहीट नहीं करेगा, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है जी। करंट नहीं डिवाइड होगा क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो करंट तो सेम ही फ्लो करेगा। लेकिन करंट के हवाले से उन्होंने अभी हमें कोई ना वो नहीं बताई वैल्यू कि करंट कौन सा फ्लो करेगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा। मेरा ख्याल ये कि करंट जो है ना वो डिफरेंट होगा इसमें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहे हैं कि अ स्टील रॉड इज मैग्नेटाइज्ड यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल मेथड, डिस्क्राइब हाउ दिस इज डन, यू मे ड्रॉ अ डायग्राम इफ यू विश। जी, इलेक्ट्रिकल मेथड से आपने एक स्टील रॉड को मैग्नेटाइज करना है, क्या करेंगे? आप इसको, जी बिल्कुल, नहीं नहीं, रब इट विद सिल्क नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिकल मेथड नहीं है। इलेक्ट्रिकल मेथड ये है कि आप एक कॉइल लेंगे और कॉइल के अंदर इस रॉड को प्लेस करेंगे और उसको आप एक सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये डायरेक्ट सप्लाई होनी चाहिए। तो इस कॉइल के अंदर आप स्टील रॉड को प्लेस करें तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल मेथड है और इसी को आपने वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करना है। डिस्क्राइब हाउ यू कैन चेक दैट द स्टील रॉड इज मैग्नेटाइज्ड। जी, अब वो मैग्नेटाइज हो गया है, ये कैसे चेक करेंगे आप?
आप एक परमानेंट मैग्नेट लेंगे, ठीक है, और स्टील रॉड के दोनों एंड्स को उसके करीब लेकर आएंगे। अच्छा, अगर वो मैग्नेटाइज हो चुका है तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? रिजल्ट ये मिलेगा कि वन एंड जो है ना वो अट्रैक्ट करेगा, जो कि अनलाइक पोल होगा, और जो दूसरा एंड होगा वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, तो एक एंड पे अट्रैक्शन और दूसरे एंड पे रिपल्जन। इसमें रिपल्जन इंपॉर्टेंट है। रिपल्जन ये शो करेगी कि स्टील रॉड खुद भी मैग्नेटाइज हो चुका है, तो जब लाइक पोल्स एक दूसरे के करीब आए थे तो उन्होंने रिपेल कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैन बी a nuisance but is also useful. A person walks across a carpet. If he touches a door handle, he receives an electric shock. Suggest why this happens. जी, कंपस, कंपस से हम कह नहीं सकते कुछ भी ना। उसकी रीजन ये है कि कंपस तो अर्थ के मैग्नेट से भी इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो कंपस यूज करके ना कोई मटेरियल मैग्नेट है या नहीं ये नहीं चेक किया जाता। सबसे आसान तरीका ये होता है कि एक दूसरा मैग्नेट ले लें, उससे चेक कर लें। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि जब वो पर्सन कारपेट पे वॉक कर रहा था ना, तो उसमें जो है ना चार्जिंग हुई थी। ठीक है, क्योंकि उसके फुट में और कारपेट में, हाँ, ये जो फ्रिक्शन थी इट कॉज्ड चार्जिंग। सो फ्रिक्शन कॉज्ड चार्जिंग। अब वो चार्जिंग दोनों तरीकों से हो सकती है। उसके फुट या शू में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे कारपेट से, या उसके शू या फुट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए होंगे कारपेट में। दोनों वेज में बादल चार्जिंग तो हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही उसने हैंडल को टच किया, अब हैंडल चूंकि कंडक्टर है, तो जो चार्जेस डेवलप हुए हुए थे ना वो फ्लो करना शुरू हो गए, और फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से उसको इलेक्ट्रिक करंट लगा। ठीक है, ये दोनों बातें बस आप लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि इन स्प्रे पेंटिंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ पेंट विद अ पॉजिटिव चार्ज इमर्ज फ्रॉम अ नोजल. The drops are used to paint the leg of a metal chair which has a negative charge as shown in figure 7.1. तो देखें ये जो सर्कल है ना जिसपे चार नेगेटिव साइंस बने हुए हैं, ये लेग ऑफ द चेयर है। यहाँ पेंट नोजल है, और पेंट नोजल से पॉजिटिव चार्ज होकर पेंट के ड्रॉप्स निकल रहे हैं। फिगर 7.2 shows what happens when there is no charge on the nozzle or on the drops or on the leg of the chair. ठीक है, तो नोजल पे चार्ज ना हो या लेग पे चार्ज ना हो, या जाहिर है नोजल पे नहीं है तो ड्रॉप्स पे भी चार्ज नहीं होंगे, तो उस वक्त क्या होगा वो इस सेकंड डायग्राम में इन्होंने बताया है। द ड्रॉप्स इन फिगर 7.1 spread out more as they leave the nozzle than in figure 7.2. Explain why. अब इनके स्प्रेड आउट होने की रीजन क्या है? जी, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। ठीक है, अट्रैक्शन नहीं है, असल रीजन इसमें रिपल्जन है। देखें, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है ना या ड्रॉप्स हैं, इन सब के ऊपर जो कि पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इनकी रिपल्जन जो होगी ना वो इनको स्प्रेड करवाएगी। स्प्रेड होने के बाद अब ये लेग ऑफ द चेयर की तरफ जाएं, उसमें अट्रैक्शन अपना काम करेगी कि वो इनको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अभी इन्होंने उसका नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कि व्हाई दे स्प्रेड आउट मोर व्हेन दे लीव द नोजल।
तो उसकी रीजन है बिकॉज ऑल ऑफ द ड्रॉप्स हैव पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, दैट इज व्हाई दिस रिपल्जन कॉजेस मोर स्प्रेडिंग देन एज कंपेयर टू द फिगर 7.2। ठीक है, क्लियर हो गया? जी बताएं, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई द पेंट रीचेस द बैक ऑफ द लेग इन फिगर 7.1। जी मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, आपके पास ना नोजल से जो ड्रॉप्स निकलेंगे वो सब के सब पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस जैसे ही नोजल को रिलीव करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्जन की वजह से वो ज्यादा स्प्रेड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो उनकी स्प्रेडिंग जो हो रही है वो एक दूसरे से रिपल्जन की वजह से हो रही है। अच्छा, अब जब वो स्प्रेड हो गए और एयर में आ गए तो एक्सप्लेन व्हाई द पेंट रीचेस द बैक ऑफ द लेग आल्सो, ये पीछे तक क्यों पहुंच रहे हैं? जी, तो उसकी रीजन अट्रैक्शन है, जाहिर सी बात है। तो अट्रैक्शन जो है ना, वो जो बहुत स्प्रेडेड ड्रॉप्स होंगे ना उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। देखें, जो ड्रॉप्स कम स्प्रेड हुए थे ना वो इस रीजन में आके ही अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो ड्रॉप्स ज्यादा स्प्रेड हुए थे वो यहाँ कहीं अट्रैक्ट होंगे, और जो उससे भी ज्यादा स्प्रेड हुए थे वो फिर बैक ऑफ द लेग ऑफ द चेयर पे जाके अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो ऑल अराउंड द चेयर अट्रैक्शन जो है ना वो उनको उसके साथ यानी ड्रॉप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। सही है, आगे चलें। चलें, क्वेश्चन नंबर 8। Figure 8.1 shows a transformer connecting an overhead 25,000 volt electrical power line to a house। देखें, आपको नजर आ रही है सबसे पहले जो फिगर शुरू हो रही है उसमें एक ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब है ये अंडरग्राउंड नहीं है, इनको ऊपर रखा जाता है। तो अंडरग्राउंड ना रखने की रीजन होती हैं 12। तो ओवरहेड पावर लाइन है जिसके अंदर 25,000 वोल्टेज जो है ना वो ट्रांसमिट हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, कह रहे हैं कि टू अ हाउस, हाउस तक जो है ना इन्होंने पूरा पहुंचाया और बीच में ट्रांसफार्मर आया। स्टेट वेदर कॉइल ए और कॉइल बी इन द ट्रांसफार्मर हैज द लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। जी, तो कॉइल ए में ज्यादा टर्न्स होंगे, कॉइल बी में होंगे? कॉइल ए में, सही है। कॉइल ए में ज्यादा टर्न्स होने से क्या फायदा होगा? ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप करेगा, स्टेप डाउन करेगा? स्टेप डाउन करेगा, स्टेप अप नहीं करेगा। स्टेप अप अगर आपने कराना है तो कॉइल बी में ज्यादा होने चाहिए, और जाहिर है कॉइल बी जिस एंड से कनेक्टेड है ना वो कंज्यूमर एंड है, हाउस होल्ड में जाना है वो वोल्टेज। तो हाउस होल्ड में इतना लार्ज वोल्टेज नहीं दिया जाता, तो कॉइल ए के अंदर टर्न ज्यादा होंगे, कॉइल बी में हमेशा कम रखे जाएंगे। तो आपका जो ट्रांसफार्मर होगा वो इस वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, स्टेप डाउन करके जो एक नॉर्मल वोल्टेज है ना वो यहाँ पे आएगा। और रीजन क्या है वो मैंने अब आपको बता दी कि हाउस की तरफ जो हमें वोल्टेज चाहिए वो कम होता है कंज्यूमर एंड पे, इस वजह से हम कॉइल ए के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखेंगे। ओके, चलें, उसके बाद है वन पर्पज ऑफ यूजिंग एन आयरन कोर इन द ट्रांसफार्मर इज टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कॉइल ए। स्टेट वन अदर पर्पज ऑफ यूजिंग आयरन कोर। आयरन कोर एक तो हम इसलिए यूज करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो उसकी लीकेज को कम कर लें। दूसरा फायदा क्या होता है आयरन कोर को यूज करने में? जी, तो उसका सेकंड मेजर जो फायदा ना वो ये कि आप की जो फील्ड है ना उसको ये ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर फील्ड और फ्लक्स फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो उससे फिर सेकेंडरी कॉइल मैग्नेटाइज होता है और फिर उसके बाद उसमें भी एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है।
तो ये फ्लक्स लिंकेज का काम करता है बिटवीन प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट पार्ट में ये बताना है कि डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ एन आउटपुट वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन कॉइल बी। कॉइल बी के अंदर आउटपुट वोल्टेज कैसे इंड्यूस होता है। तो नंबर वन, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स होता है ना, वो चेंज हो रहा होता है, क्योंकि प्राइमरी साइड पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई होती है। तो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो चेंज हो रही होती है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉइल बी के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर देती है। ठीक है, सो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और फील्ड इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द कॉइल बी। और अगर कॉइल बी की तरफ से सर्किट कंप्लीट होगा तो उसके अंदर एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। देखें, आपके पास जो ट्रांसफार्मर है ना, उसकी वर्किंग इस तरह होती है कि आपने, मैं एक मिनट, थोड़ी सी स्पेस मुझे चाहिए होगी। हाँ, यहाँ से देखें, देखें ये जो आपका कॉइल ए है ना, ये कनेक्टेड होता है विथ अ वेरिएबल वोल्टेज और करंट सोर्स। तो चूंकि ये एसी सोर्स होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, तो करंट बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। और हमें पता है कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट की डायरेक्शन के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। ठीक है, तो अगर एक फ्लो में नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, तो दूसरे फ्लो में साउथ नॉर्थ इस तरह से हो जाता है। अब इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। वो चेंजिंग फ्लक्स जो है ना, वो लिंक हो जाता है सेकेंडरी कॉइल के साथ थ्रू दिस आयरन कोर। अब ये जो कंडक्टर है आपका, जिसको आपने कॉइल बी कहा हुआ है, ये एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है। और ये भी हमें पता है कि व्हेनेवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, वो ईएमएफ यानी वोल्टेज होगा। और यही उन्होंने पूछा था कि इसमें ये वोल्टेज इंड्यूस कैसे हो रहा है, तो उसकी रीजन हमने यहाँ पर बता दी है कि आउटपुट वोल्टेज इज इंड्यूस इन कॉइल बी बिकॉज ऑफ द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड which is linked through iron core from primary coil to secondary coil. ओके, आगे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ bearing a power line underground rather than having an overhead power line। जी, एडवांटेज क्या होता है? सबसे बड़ा तो यही होता है कि आपके पास जो विजुअल इफेक्ट होता है ना, वो अच्छा रहता है। ठीक है, ऊपर कोई आ, इस तरह की चीज नहीं नजर आ रही होती कि जो स्टैटिक्स को और सराउंडिंग को खराब करे। सही, इसी तरह से इसमें ना और चीज़ें भी फायदेमंद होती हैं। जैसे वो बहुत ऊपर करके लगाते हैं ना, तो आमतौर पर ह्यूमन टचिंग या इस तरह की चीज़ों से वो दूर हो जाता है। डिसएडवांटेज बहरहाल एक तो यही होता है कि इसकी मेंटेनेंस जो होती है ना, वो बहुत फिर कॉस्टली हो जाती है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी कॉस्टली होती है। तो सबसे बड़ा मसला जो है ना, इसकी मेंटेनेंस में होता है, क्योंकि जब आप इसकी कोई उसमें फॉल्ट आएगा ना, तो उसकी डिटेक्शन और उसमें ये पॉइंट आउट करना कि ये किस जगह पर आया है, ये आसान काम नहीं होता। और फिर ये कि बाज़ औक़ात वायर्स रिप्लेस होनी होती हैं या कुछ और ऐसा होता है, तो वो अच्छी खासी उसमें डिगिंग करनी पड़ती है और बाकी मसले होते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज आपने मेंशन करना है। जी, आगे चलें, सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करूँ ना?
इसमें है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द सन एंड ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू द अर्थ. Some of the statements below are true and some of them are false. Put a tick in the box after each statement to show whether it is true or false. Gamma rays are used to kill cancerous cells but can also cause cancer. True or false? जी सही है. तो इसके अंदर जो है ना infrared is used in sunbeds. जी. Radio waves have the highest frequency in the electromagnetic spectrum. False. रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो सबसे कम होती है. The higher the frequency of the radiation, the smaller is the wavelength in air. हाँ ये भी सही है. ठीक है, तो 3 ट्रू हैं और 1 फॉल्स थी. देखें रेडियो वेव्स की ना वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम या इन अ सेकंड. तो वेवलेंथ जितनी लंबी होगी उतनी कम वेव्स बनेंगी एक सेकंड के अंदर, और वेवलेंथ जितनी छोटी होती जाएगी फ्रीक्वेंसी उतनी बढ़ती जाती है. अच्छा, the glass prism in figure 9.1 is used to split white light from the sun into different colors. Draw on figure 9.1 to show the action of the prism on the light as it passes through the prism. ठीक है, देखें जैसे ही ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी ना तो ये 7 कलर्स में ब्रेक हो चुकी होगी. ठीक है, जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो इस तरह से आएगी. असल में बाज़ लोग गलती इसमें बस ये कर देते हैं कि यहाँ से जैसे रे ऑफ लाइट लाते हैं तो उसको स्प्लिट नहीं करते और फिर यहाँ से आकर स्प्लिट करा रहे होते हैं, तो ये गलत होगा. जैसे ही फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा आपके पास लाइट स्प्लिट अप हो जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है. हाँ, और बस आपको थोड़ा सा बेंडिंग शो करनी है. और दूसरी बात ये कि अगर कहीं पर ये पूछा जाए कि इसमें कौन से कलर्स होते हैं तो वो आपको याद रखने हैं. रॉय जिबिफ, ठीक है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट. तो वायलेट सबसे नीचे होता है, रेड सबसे ऊपर होता है. जी 7 लाइंस बनाएंगे. ऐसी वैसे को ना कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बस आपको यहाँ पे ये बताना होता है कि ये रेड है और नीचे आपको वी लिखना है या वॉयलेट लिखना होता है. बस इतना बता देंगे ना तो काफ़ी है. बाकी अंदर 7 कलर्स होते हैं वो उससे मेंशन हो जाएगा. अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई द प्रिज्म स्प्लिट्स व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स. प्रिज्म ये काम क्यों कर रहा है कि वो व्हाइट लाइट को डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर रहा है. जी, डिस्पर्जन. तो वही वो क्यों कर रहा है, रीजन क्या है उसकी? तो उसकी रीजन ये है कि ये जो कलर्स होते हैं ना दे हैव डिफरेंट स्पीड्स इन ग्लास. ठीक है, और ये डिफरेंट एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन पे आके ना डिफरेंट एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ फिर रिफ्रैक्ट होते हैं, तो ये स्प्लिट अप हो जाते हैं. तो प्रिज्म ये करता है कि इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि ये ग्लास के अंदर डिफरेंट स्पीड से चलेंगे, इनको डिफरेंट एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन पे रिफ्रैक्ट कराते हैं, तो ये डिस्पर्स हो जाते हैं. अच्छा, the earth is 1.5 into 10 raised to 8 kilometers from the sun. State the speed of light in vacuum. तो वो 3.0 into 10 raised to 8 meters per second होती है. ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए. अच्छा, अभी कह रहे हैं कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन
टू अर्थ, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। सो टाइम वुड बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस आपका ये है और स्पीड ये है, तो 10⁸ तो उससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास 0.5 सेकेंड्स ये आंसर आना चाहिए। सॉरी, एक मिनट, इसमें एक मिस्टेक है। इसमें ना मैंने इसको किलोमीटर्स से मीटर्स में नहीं कन्वर्ट किया, तो इसमें 10⁻³ भी आएगा। तो ये असल में मल्टीप्लाई हो रहा होगा 10⁻³ से। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 500 सेकेंड्स बन जाएगा। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करता हूँ, एंड करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें कह रहे हैं द सन ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ सोलर विंड विच इज अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। In one part of space, the solar wind is due to the movement of protons and alpha particles away from the sun. A charge of 180 coulombs passes through a small volume of space in 2 minutes. Calculate the electric current in this volume of space. देखिए, करंट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज आपके पास 180 कूलम्स का है और 2 मिनट्स हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से, ताकि आप उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें। तो आपके पास 1.5 एम्पेयर्स का इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, जो कि ये चार्ज उस स्पेस में जो 2 मिनट में पास होगा, उससे ये करंट पास हो रहा होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट में कह रहे हैं कि कंप्लीट द टेबल इन फिगर 9.2 फॉर एन अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटॉन एंड अ गामा रे। अल्फा पार्टिकल, इसकी नेचर क्या होती है? तो हम इसको लिखेंगे कि ये एक हीलियम न्यूक्लियस होता है। चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव होता है और स्टॉप बाय पेपर। ठीक है, पेपर से ही स्टॉप हो सकता है। ओके, उसके बाद है प्रोटॉन। अ प्रोटॉन पॉजिटिव थिन मेटल, गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कोई चार्ज नहीं होता, तो ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, और इसको आप किसी थिक मेटल से स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, मेटल भी लिख सकते हैं, लेड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओके, अच्छा, अब जरा टाइम कम है तो मैं जल्दी जल्दी से ना आपको बाकी के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूँ। तो 10A में कह रहे हैं कि डिस्क्राइब 2 डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन। जी, तो क्या 2 डिफरेंसेस हो सकते हैं? नंबर 1 तो यही हो सकता है कि बॉइलिंग अकर्स एट a particular temperature which is called boiling point, while evaporation occurs at all temperatures. Number 2, boiling occurs throughout the liquid. ठीक है, सारे के सारे लिक्विड के अंदर एक ही वक्त में बॉइलिंग हो रही होती है, जबकि evaporation only occurs at the surface of the liquid. ओके, उसके बाद है एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट मॉलिक्यूल्स व्हाई थर्मल एनर्जी इज नीडेड टू बॉयल अ लिक्विड। तो किस काम के लिए हमें चाहिए होती है? इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ठीक है, और we want to overcome the intermolecular forces of attraction between the liquids, that is why thermal energy is needed. अच्छा, अभी कह रहे हैं कि in one type of bathroom shower, cold water passes through a metal pipe which contains an electric heater. The cold water is heated and emerges from the shower head. The temperature of the cold water before heating is measured, and the hot water emerging from the shower in 1 minute is collected in a container. Measurements
and other data are given. Temperature of water before heating 16 and after heating 37. तो अगर मैं इन दो वैल्यूज को यूज करके ये निकालना चाहूँ डेल्टा थीटा, तो वो कितना आ जाएगा? जी 10 21 है आई थिंक, सही। वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 1 मिनट, ये आ गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपको गिवन है। अच्छा, कैलकुलेट द मास ऑफ द वाटर लीविंग द शावर इन 1 मिनट। जी तो देखें 1 मिनट का आपको वॉल्यूम गिवन है ना, तो आप उससे 1 सेकंड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 60, इससे आपको वो वॉल्यूम मिल जाएगा जो कि 1 सेकंड में लीव कर रहा होगा। 4.6 डिवाइडेड बाय 60 या 6 कर देता हूँ, हाँ, तो ये हो जाएगा 0.77 इंटू 10⁻⁴ मीटर्स क्यूब। ठीक है, अब आप ये कर लें कि मास फाइंड कर लें। जी बिल्कुल, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो आप डेंसिटी को जो कि रो होती है मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम से। सो डेंसिटी इज 1000 इंटू 0.77 इंटू 10⁻⁴, आपके पास 0.077 किलोग्राम्स ये आंसर आ जाएगा। हाँ वो भी सही है, आपका भी सही है। और अगर मैं इसको ग्राम्स में लिखना चाहूँ तो 77 ग्राम्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें 1000 से तो ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो भी ठीक है। कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी गेन्ड बाय द वाटर इन 1 सेकेंड। अच्छा, अब देखें आपको मास पता है, पहले तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमेशा न्यूमेरिकल ना इसी तरह सॉल्व करें कि आप जो है ना फॉर्मूला जरूर लिखें पहले। सो mc डेल्टा थीटा, m आपके पास 0.077 आ गया, c की वैल्यू आई थिंक 4200 गिवन थी, जी 4200 है, और ये आपने 21 पुट कर दिया। ठीक है, अब आप इसका आंसर कैलकुलेट कर लें। सो 0.077 मल्टीप्लाइड बाय 4200 और मल्टीप्लाइड बाय 21, तो आपके पास 6791 आ गया, 6791.4 जूल्स। इसको जब हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाएंगे ना, तो हमें इसको 6800 जूल्स लिखना होगा। So 6800 joules is the energy which was transferred to water in 1 second. To calculate the efficiency of the shower, the value in part B2 and the value of the one other quantity are needed. State what other quantity is needed. जी efficiency में हम एक तो ये देख रहे हैं ना कि water को कितनी energy transfer हुई है, दूसरा हमें ये देखना होगा कि electric heater कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा था। ठीक है, क्योंकि ये जो हीटिंग हो रही थी ना, ये इट वाज बीइंग हीटेड थ्रू एन इलेक्ट्रिक हीटर, तो इनपुट एनर्जी कितनी थी, आउटपुट एनर्जी कितनी थी। तो आपको दूसरी जो चीज चाहिए होगी वो चाहिए होगी इनपुट की साइड से, सही। तो आपको दूसरी चीज चाहिए इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे आप फिर एफिशिएंसी निकालेंगे। Describe how these two values are used to calculate the efficiency. So you divide the output energy, which is 6800 joules, by the input energy, which is the electrical energy, and multiply it with 100. So you get the answer of the efficiency. Okay? So basically output energy को divide करेंगे input energy से,
तो हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी। ये वर्ड्स में लिखना है आपको। The metal pipe that contains the electric heater is earthed. Explain why this is necessary. सही। So basic reason है to avoid electric shock, क्योंकि ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक हीटर का करंट लीक होकर उसकी बॉडी में भी आ जाए, और अगर कोई उसको टच करेगा तो इलेक्ट्रोक्यूट हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है। और ये कब होगा? व्हेन लाइव वायर टचेस मेटल, या वो उस वाटर को भी टच कर सकता है जो कि इलेक्ट्रिक हीटर में है। ज़ाहिर है मेटल को टच करेगा तो वाटर से भी इन कांटेक्ट आता है। तो लाइव वायर अगर उसकी बॉडी को टच करेगी तो उस वक्त फिर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए फिर उसको अर्थ कर दिया जाता है। जी। अच्छा, अब अगर मैंने कहीं ज़्यादा जल्दी एक्सप्लेन किया तो आप पूछ लें, मैं दोबारा उसको कर देता हूँ। मैंने असल में पहले मैसेज देखा नहीं, वरना मैं भी आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, आप उससे दोबारा भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, बी का थर्ड पार्ट। हाँ देखें, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द शावर। आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। तो आउटपुट एनर्जी तो वो है जो आपने वाटर को ट्रांसफर की, वो आपको पता है, ये आपका आउटपुट है। एक चीज आपको और चाहिए, वो है आपको इनपुट एनर्जी चाहिए। और इनपुट एनर्जी आपको कहाँ से मिल रही थी? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वाटर को कौन हीट कर रहा था। तो वो इलेक्ट्रिकल हीटर हीट कर रहा था ना, तो आपको ये देखना होगा कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी आप हीटर को सप्लाई कर रहे थे, वो आपकी इनपुट होगी। ठीक है। सेकेंड वाला क्या है कि डिस्क्राइब हाउ दीज टू वैल्यूज आर यूज्ड टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द शावर। तो आप सिंपली ये करेंगे कि अपनी आउटपुट एनर्जी की वैल्यू को डिवाइड करेंगे इनपुट एनर्जी की वैल्यू से, सो यू विल गेट द एफिशिएंसी। ठीक है।